मेरा नाम चिराग है। आज मेरे मेडिकल स्टोर पर सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया था और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो मुझसे ज़्यादा तादाद में दवाई खरीदे, ताकि मेरी कमाई आज ज़्यादा हो जाए और मैं अपनी बहन की फ़ीस के पैसे जमा कर सकूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक बूढ़ा आदमी मेडिकल पर आया। बेटा, ज़रा यह पर्ची देखना, इसमें लिखी हुई दवाइयाँ मुझे दे दो। आधी रात का समय था। मेडिकल स्टोर के काउंटर पर एक कमजोर और बूढ़ा आदमी अपनी कांपती हुई उंगलियों से एक पर्ची मेरी तरफ बढ़ाते हुए घबराहट भरे अंदाज में कहने लगा। मैं जो कुछ देर पहले ही काउंटर पर झुके हुए अपनी छोटी बहन नेहा की फीस के पैसों के बारे में सोच रहा था, इन बूढ़े अंकल की तरफ देखने लगा। सड़क पर ट्रैफिक काफी हद तक कम हो चुका था। रात की खामोशी हर तरफ फैली हुई थी और इस समय स्टोर में इन अंकल के अलावा और कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। मैंने खामोशी से उनकी इस मुड़ी हुई पर्ची को हाथ में लेकर देखा, जिन पर काफी महंगी दवाइयाँ लिखी हुई थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह मामूली दवाइयाँ नहीं हैं और हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल भी नहीं होती। मैंने स्टोर के शीशे वाले रैक से सावधानी के साथ वह सारी दवाइयाँ निकालकर काउंटर पर रखी और अपने कंप्यूटर पर बिल बनाकर इन बूढ़े अंकल की तरफ देखा। अंकल जी, यह दवाइयाँ 5000 की है, मैंने नरमी से उन्हें बताया। इन अंकल के चेहरे पर एकदम से परेशानी और लाचारी के एक्सप्रेशन उभर आए थे और उन्होंने घबराकर अपने कपड़ों की जेब टटोलना शुरू कर दिया था। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह दवाइयाँ इतनी महंगी होंगी। क्या तुम मुझे कम पैसों में थोड़ी सी दवाई दे सकते हो? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मेरा सांस उखड़ रहा है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी थी जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे दिमाग में जल्दी से अपनी छोटी बहन नेहा की मासूम सी मुस्कुराहट और माँ की वह बातें गूंजने लगी थी जो उन्होंने आज सुबह मुझे काम पर भेजते हुए कही थी। बेटा चिराग, नेहा की फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख बिल्कुल सर पर आ गई है। तुमने जो पैसे जोड़ कर रखे हैं उन्हें ध्यान से संभाल कर रखना, कहीं खर्च ना हो जाए। माँ की वो फिक्रमंद आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं जानता था कि यह पैसे मैंने कितनी रातों की नींद कुर्बान करके इकट्ठे किए थे, लेकिन इन बूढ़े अंकल की लाचारी और मौत का डर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि फीस का बंदोबस्त मैं सुबह राकेश अंकल से थोड़ी सी एडवांस सैलरी मांगकर कर लूँगा, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन इस समय इस बूढ़े इंसान की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आप यह सारी दवाइयाँ ले जाइए। जितने पैसे कम हैं वह मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। आप बस परेशान ना हो और अपना ख्याल रखिए। मैंने अपनी बहन की फीस के लिए रखे हुए पैसों में से कुछ रकम निकालकर पूरा कर दिया था और दवाइयाँ उनके हवाले कर दी थी। वह इंसान मुझे हैरानी से देखने लगा और फिर ढेर सारा आशीर्वाद देता हुआ धीरे धीरे कदमों के साथ स्टोर के शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया, लेकिन जब मुड़कर मैं काउंटर साफ करने लगा तो मेरी नज़र काउंटर के बिल्कुल कोने पर पड़ी। वह बूढ़ा जल्दबाजी में अपना पुराना सा चश्मा वहीं भूल गया था। मैंने जल्दी से चश्मा उठाया और उसके पीछे बाहर की तरफ भागा ताकि वह अंधेपन में सड़क पर कहीं गिर ना जाए। स्टोर से बाहर निकलते ही मेरे कदम अचानक अपनी जगह पर जम गए थे और मेरे हाथ से चश्मा गिरते गिरते बचा था। सड़क पर रोशनी भले ही कम थी, लेकिन जो होश उड़ा देने वाला नज़ारा मेरे सामने था उसने मुझे हैरानी के एक गहरे समंदर में धकेल दिया था। वो कमज़ोर और गरीब सा नजर आने वाला बूढ़ा आदमी कुछ कदम आगे जाकर एक चमकदार और करोड़ों की काले रंग की लैंड क्रूजर की पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बड़े इतराते हुए और सुकून भरे अंदाज में अंदर बैठ रहा था। गाड़ी का इंजन एक भारी और तेज आवाज़ के साथ स्टार्ट हुआ और वह खामोशी से सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मेरी नज़र अचानक उस गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पर पड़ी और मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गई हो। उस पर साफ और बड़े बड़े शब्दों में UP6 AB और कुछ नंबर लिखा हुआ था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी और मेरा पूरा वजूद एक सूखे हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। मैंने अभी उस इंसान को जिंदगी की दवाई दी है जिसने मेरी बड़ी बहन आभा दीदी की जान ली थी। यह सवाल मेरे दिमाग में किसी खतरनाक तूफान की तरह उठा था और मुझे अंदर तक हिला कर रह गया था। यह तो वही गाड़ी और वही नंबर प्लेट थी जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 4 सालों से थी और जिसने मेरे खुशहाल परिवार को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया था। मुझे वह रात याद आई जब दीदी फ़ोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल रही थी और मैं बालकनी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। वह इसी काले रंग की लैंड क्रूज़र कार में बैठकर सही सलामत घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उनकी लाश घर आई थी।
मैंने जब इस कार को घर से निकलते हुए देखा था तो उसके नंबर प्लेट पर जो नंबर छपा हुआ था वह मुझे अच्छी तरह से याद हो गया था। मैंने जब पुलिस को इस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताया और इसका नंबर भी बताया कि दीदी मरने से पहले इस कार में बैठकर गई थी और फिर उनके जाने के 2 घंटे बाद हमें उनकी मौत की खबर मिल गई। जरूर उनका कातिल उस कार में ही बैठा होगा। यह नंबर मैं कभी नहीं भूल सकता था। अभी मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और मेरा दिमाग इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कातिल इतने सालों बाद इस तरह अचानक मेरे सामने आ जाएगा, और वह भी इस अजीबोगरीब होलिये में। मैं बहुत ही धीमे बोझल और कांपते हुए कदमों के साथ वापस स्टोर के अंदर आ गया था और दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। वह पुराना चश्मा मेरी मुट्ठी में मजबूती से कैद था और मेरा दिमाग लगातार पुराने समय की उन गहरी तकलीफों को और बंद यादों में खो गया था जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर दफन किया था और जिनका जख्म आज भी पहले दिन की तरह हरा था। मैं गरीब परिवार से संबंध रखता था। मेरे परिवार में मेरे और मेरी माँ के अलावा मेरी मुझसे बड़ी बहन आभा दीदी और मुझसे छोटी मेरी बहन नेहा थी। हमारे परिवार में बहुत प्यार था। मेरे पिता की मौत 2014 में हुई थी। मेरी दीदी को मेरे पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया था। वह इतनी काबिल हो गई थी कि उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। वहाँ के मालिक राकेश गोयंका का बेटा शुभम गोयंका मेरी दीदी को पसंद करता था। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। मेरी दीदी हमेशा खुश रहती थी और अच्छा कमाती थी। उनकी कमाई से हमारे घर का गुजारा आराम से हो रहा था। मैं और मेरी छोटी बहन उन्हीं की कमाई से पढ़ रहे थे। तब मैं उस समय 12वीं कक्षा में था और मेरी छोटी बहन नेहा 7वीं कक्षा में थी। पिताजी के मरने के बाद दीदी ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो मुझसे कहती थी कि तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी अपनी ही कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लगवा दूंगी, फिर हम दोनों भाई बहन अपने घर को चलाएंगे। माँ दीदी से कहती थी कि जैसे ही तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाएगी मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मेरी दीदी शादी तब तक नहीं करना चाहती थी जब तक हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और मेरी नौकरी नहीं लग जाती। आज से पिछले 4 साल पहले तक मेरी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। मैं मेडिकल लाइन से पढ़ाई करना चाहता था और मेरा इकलौता सपना एक काबिल डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना था। हमारे छोटे से घर में मोहब्बत भरे परिवार में मेरी दीदी लड़की होने के बावजूद भी अपने पूरे परिवार का बोझ उठाए हुए थे। वो गोयंका इंडस्ट्रीज में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर काम करती थी और बहुत ही ईमानदार और उसूल पसंद होने की वजह से उनकी सब बहुत इज्जत करते थे। वो हमेशा मुझे यही समझाती थी कि जिस तरह लड़की होकर भी मैं कामयाब हुई हूँ, हमारे पापा ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए, उसी तरह तुम भी एक दिन इतने कामयाब हो जाना कि अपने परिवार की सारी परेशानियां दूर कर देना। मैं हमेशा दीदी से यही कहता था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुद आपकी धूमधाम से शादी करूंगा और आपकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हम तीनों बहन भाई में बहुत प्रेम था। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। नेहा की बातें घर में रौनक कर देती थी और दीदी हम सबका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि वह अंधेरी रात आई जिसने हमारा सारा सुकून छीन लिया। मुझे आज भी वह रात अच्छी तरह से याद है। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर बना हुआ था जिसमें बड़ी सी खिड़की खुल रही थी और बाहर की सड़क का नज़ारा साफ दिखाई देता था। उस दिन दीदी सुबह से ही बहुत परेशान थी। मैंने और नेहा ने कई बार पूछा भी था, दीदी आज आपके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो हमेशा होती है। उन्होंने बस यह कहकर टाल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं बताया। दीदी सुबह से ही परेशान थी, यह बात तो साफ जाहिर हो रही थी। उनके मोबाइल पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन वह हम में से किसी के सामने फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। जैसे ही फ़ोन आता वो मोबाइल अपने कमरे में ले जाकर खामोशी से बात कर रही थी। मुझे लगा उनकी कंपनी को किसी तरह का लॉस हो रहा होगा, तभी वह इतनी परेशान है। मैं सर झटक कर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चला गया। 2 घंटे गुजरे थे। मैं अपनी किताब बंद करने के बाद खिड़की की तरफ आ गया। मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है। उसमें मौजूद इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद दीदी फ़ोन पर बात करती हुई उस गाड़ी में बैठ गई और चली गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कभी दीदी को कोई घर से लेने आया हो या घर गाड़ी से छोड़ने आया हो। दीदी हमेशा खुद ही अपनी स्कूटी से ऑफिस जाती थी और अपनी ऑफिस से घर वापस आती थी। मुझे लगा उनको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, आखिरकार वह इतनी बड़ी कंपनी में जो काम करती हैं। फिर बस कुछ समय गुजरा था और दीदी का फ़ोन आया। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और तेज़ी थी।
जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने कहा, चिराग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आज कंपनी के रिकॉर्ड में होने वाले करोड़ों रुपए के फ्रॉड की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पकड़ी हैं और मैं यह सारे सबूत लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तुम बस माँ और नेहा का ख्याल रखना। मैंने परेशान होकर दीदी को रोकना चाहा कि आप ऐसा मत कीजिए, फाइल छोड़कर घर आ जाइए, लेकिन वह अपने फर्ज की बहुत पक्की थी और उन्होंने मेरी बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। मैं सारी रात बेचैनी और अनजाने डर की कंडीशन में उनका इंतजार करता रहा। मेरी परेशानी देखकर माँ भी जाग गई थी और हम बार बार उनका नंबर डायल करते रहे, लेकिन फोन लगातार बंद जा रहा था। अगली सुबह हमारे दरवाजे पर पुलिस आई और उन्होंने हमें वह खबर दी जिसने हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। पुलिस ने बताया कि देर रात एक रिसोर्ट में आपकी बहन की लाश मिली है। सुना है कि वहां कोई पार्टी चल रही थी। आपकी बहन ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था और नशे की हालत में वह रिसोर्ट की सीढ़ियों से गिरी तो तभी उनकी मौत हो गई। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी दीदी तो यहाँ से सही सलामत गई थी और वह कभी पार्टी वगैरह जॉय करती ही नहीं थी। वह तो कभी नशा भी नहीं करती थी। यह क्या कह रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं, माँ और मेरी बहन हम तीनों बुरी तरह से रो रहे थे। हमें दीदी का शव दे दिया गया। दीदी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। मेरी दीदी पर झूठे आरोप लगाए गए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें किसी केस में फंसाया गया है। नशा करना तो दूर की बात, वह ऐसे गलत लोगों के पास बैठती तक नहीं थी। हमारे कहने पर पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो जरूर की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस भी जैसे इस केस को अपने हाथ में नहीं ले रही थी। मैं जानता था, दीदी ने मुझे फोन पर बताया था कि वह पुलिस स्टेशन जा रही है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बजाय वो रिसोर्ट तक कैसे पहुंची, यह मेरी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस मेरी किसी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और कहा जा रहा था कि नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरने पर उनकी मौत हुई है, जबकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि दीदी का शव हमने देखा था तो उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। मैं पुलिस को उस गाड़ी के बारे में बताना चाहता था जो हमारे घर आई थी क्योंकि मुझे हादसा नहीं मर्डर लग रहा था। पुलिस ने मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं किया और गाड़ी का पता भी नहीं लगाया। कुछ दिनों तक तो पुलिस वाले कहते रहे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, किसका दबाव आया और कौन सी ताकत इस केस से जुड़ गई कि पुलिस ने अचानक इसे हादसे का रूप देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे थे। दीदी के जाने के बाद घर खर्च पर भी काफी असर पड़ा था। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजारा हो गया था, लेकिन अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मुझे अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़नी पड़ गई थी क्योंकि अब मुझे अपनी बीमार माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी। मैं नौकरी की तलाश में कई महीनों तक ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फैमिली को इस मुश्किल से कैसे निकालूं। फिर हमारी इस कठिन जिंदगी में एक ऐसा मसीहा आया जिसने हमारी मदद की। वह थे राकेश गोयंका जी, मेरी दीदी के बॉस, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। दीदी की ईमानदारी की हमेशा तारीफ करते थे। दीदी के मरने पर भी वह हमारा दुख हल्का करने के लिए हमसे मिलने आए थे और उन्हें दीदी की मौत पर बेहद अफसोस था। उनका बेटा शुभम गोयंका मेरी दीदी से मोहब्बत करता था।
वह भी हमारे दुख में हर तरह से शामिल हुआ था। लेकिन अब जब उनको हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता चला तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता चला है। तुम्हारी दीदी ने हमेशा हमारी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो एक बहुत अच्छी और ईमानदार इंसान थी। मैं उसको अपने बेटे की तरह मानता था। तुम तो जानते हो कि मैं भले ही कितना ही अमीर इंसान हूँ लेकिन लोगों की बहुत मदद करता हूँ। फिर तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ तुम कौन सा काम करना चाहते हो। जो काम तुम्हें आता होगा मैं उसी काम की नौकरी पर तुम्हें लगवा दूंगा। अगर तुम अपनी दीदी की तरह ज्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ही रख लेता। मैंने कहा मैं मेडिकल लाइन से पढ़ाई करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। उन्होंने कहा बेटा, तुम अपनी पढ़ाई अपनी कमाई से जारी रख सकते हो। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे अपने बड़े स्टोर पर एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलवा दी थी, जिससे घर का खर्च और मेरी बहन का खर्च भी पूरा हो रहा था। मैं सोच रहा था आज अगर मेरी दीदी जिंदा होती और उनकी शादी राकेश जी के बेटे शुभम के साथ हो जाती तो उन्हें कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। मेरी दीदी कितनी भाग्यशाली थी कि इतने अच्छे इंसान उनके ससुर बनते। शुभम जी से भी मेरी कभी कभी मुलाकात होती रहती थी। शुभम जी मेरी दीदी को बहुत याद करते थे और याद करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। हम सब लोग उन दोनों बाप बेटे को अपना मसीहा मानते थे क्योंकि बुरे वक्त में ऊपर वाले ने उन्हें हमारे पास भेजकर हमारी जिंदगी बचा ली थी। मैं दिन रात पूरी ईमानदारी और लगन से स्टोर पर काम करता था ताकि राकेश जी का सर बुलंद कर सकूं और उनके भरोसे पर पूरा उतर सकूं। स्टोर के ठंडे फर्श पर बैठे बैठे मैं अपनी सोच की गहराइयों से अचानक बाहर आया था। मेरे हाथ में मौजूद वह चश्मा मुझे हकीकत की दुनिया में वापस ले आया था। मेरे सीने में गुस्से, लाचारी और बदले की आग ऐसे जलने लगी थी जिसे काबू करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। वो बूढ़ा इंसान कोई मामूली गरीब इंसान नहीं हो सकता था जो इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था और वह जानबूझकर मुझसे झूठ बोल कर गया था। मैंने खड़े होकर उस चश्मे को स्टोर की तेज रोशनी में बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। यह एक बेस्ट क्वालिटी का चश्मा था और इसका फ्रेम महंगा लग रहा था। मैंने इसे हर तरफ से उल्टपिट कर देखा तो मेरी नजर उसकी डंडी के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। वहां शहर के एक बहुत ही वीआईपी और अमीर इलाके की एक बड़ी ऑप्टिकल सेंटर का लेजर मार्क लगा हुआ था। उसके बिल्कुल साथ में एक छोटा सा सीरियल नंबर भी बारीक शब्दों में दर्ज किया गया था। यह देखते ही मेरे दिल में एक जबरदस्त उम्मीद जाग उठी थी। यह सीरियल नंबर उनकी दुकान की रिकॉर्डिंग में जरूर मौजूद होगा और यही वह इकलौता सुराग था जो मुझे इस बूढ़े और कातिल की गाड़ी तक पहुंचा सकता था। मेरे दिमाग में जल्दी से दीदी के बॉस का ख्याल आया कि मैं अभी उन्हें फोन करके इस सारे मामले के बारे में बताऊं। वह जरूर मेरी पूरी मदद करेंगे क्योंकि वह बहुत ताकतवर और शरीफ इंसान है। लेकिन फिर मैं अचानक से रुक गया। चिराग, अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, वो बॉस ही क्यों ना हो। मैंने फैसला कर लिया कि खुद अकेले इस रहस्य को सुलझाऊंगा और दीदी का इंसाफ दिलाऊंगा।